Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. We have recently laid the foundation of Mendelian laws of inheritance. मेंडल कौन था, उसने अपने लॉज किस तरह से बनाए और वो लॉज बेसिकली थे क्या, इन सारी बातों को स्टडी करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 22, लेक्चर नंबर 3, और हम कमेंट्स कर रहे हैं अपने प्रीवियस लेक्चर दैट इज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. हमने फाउंडेशन ले कर ली है. माय डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, वी नो व्हाट आर द गैमेट्स, मोर इंपॉर्टेंटली हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द गैमेट्स, then we know the difference between the gene and alleles, and then we know what is basically a dominant gene, what is a recessive gene, we know what is homozygous, what is heterozygous or hybrid or carrier. Now we have all the basic knowledge. और हम देखेंगे कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने अपने इन लॉज तक पहुंचने में कौन कौन से पापड़ बेले हैं. सो आइए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर. लुक एट दिस. हम बात कर रहे हैं अपनी इस जेनेटिक्स के फादर की, दैट इज हु इज नोन एज बेसिकली जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल. ही वाज बेसिकली ग्रेगर जॉन मेंडल. ये साइंटिस्ट 1822 में दुनिया में तशरीफ लाए और 1888 में ये दुनिया से चले भी गए. अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में उन्होंने 11 साल किस पे खर्च किए? एक्सपेरिमेंटेशन पे खर्च किए. ही कैरिड आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एट हिज चर्च दैट वाज फ्रॉम 1854 टू 1865. इतने अरसे तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए किसके? प्लांट ब्रीडिंग के. और बेसिकली ही वॉज नॉट अ सिंपल प्लांट ब्रीडर. ये इंपॉर्टेंट बात है, वो सिर्फ प्लांट को ब्रीड नहीं कर रहा था, बल्कि आपको याद होगा मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि इसकी जो बेस थी वो क्या थी? मैथ और स्टैट. उसने नॉट ओनली इन कैरेक्टर्स को स्टडी किया बल्कि उनको बड़े ही खूबसूरत वे में क्या किया? उनको डॉक्यूमेंट भी किया. राइट. तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ही वॉज बेसिकली अ मैथमेटिशियन. He was basically a mathematician and he was student of statistics. लेकिन you can say कि he was, you can say, a member of a very poor family, so he cannot continue his education in the, you can say, college level or you can say university level. तो फिर क्या करना पड़ा कि उसे किसी चर्च में छोड़ दिया गया. और जब उसे चर्च में छोड़ दिया गया तो he had ample time. और उस एम्पल टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे स्टूडेंट्स, अगर कभी आप इस साइंटिस्ट की हिस्ट्री पढ़ के देखिए तो आपको पता चलेगा कि सबसे अहम बात आपकी कंपनी होती है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. सबसे अहम काम कंपनी का होता है. तो जिन लोगों में ये उठता बैठता था, दे वर बेसिकली नोबेल पर्सन्स. दे वर बेसिकली, यू कैन से, द men of research. They were basically men of experimentation. तो इसने अपने एक पर्टिकुलर टेस्ट था जिसमें ही वांट टू बिकम अ टीचर, उसको क्वालिफाई करने के लिए उसने फिर फिजिक्स भी पढ़ी और केमिस्ट्री भी पढ़ी और बायोलॉजी भी पढ़ी. तो जब उसने बायोलॉजी पढ़ी तो इंस्टेड के वो मैथमेटिशियन था और स्टैटिशियन था, उसे इस चीज़ को इसको यू कैन से अनलॉक करने में बड़ा इंटरेस्ट था कि आखिर जो करेक्टर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, जो जीन्स हैं, वो जनरेशन से जनरेशन में कैसे पास होती हैं. आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक मटर का पौधा हमेशा मटर ही प्रोड्यूस कर रहा होता है या एक आम का पौधा हमेशा आम का पौधा ही प्रोड्यूस कर रहा होता है. सो ही हैड गॉट सम थिंकिंग ब्रेन, ही हैड गॉट सम, यू कैन से, मेन अराउंड. और वो जो उसके इर्द गिर्द के लोग थे वो बेसिकली क्या थे? प्लांट ब्रीडर्स थे. उनको दिखता था कि वो ये काम कैसे करते हैं. तो उसने इस पर्टिकुलर लर्नड एनवायरनमेंट में बैठ के लर्नड लोगों के अराउंड नोबल वे में सोचा, नोबल वे में डाटा बनाया, जिस तरह से वो ये काम करने में कामयाब हुआ. तो उसने हमें 3 बेसिक लॉज दिए. नॉर्मली बुक्स 2 लिखती हैं कि मैं तीसरा भी उसमें ऐड करता हूँ. वेरी फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस. फिर उसे मिल दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और फिर हमें मिला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो पहली बात मेरे पास क्या थी कि उसने जो पहला लॉ दिया दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस. राइट. अदर वन वाज लॉ ऑफ segregation, and last one is
law of independent assortment. Independent assortment. इसको हम समझेंगे सारे लॉस को वन बाय वन, लेकिन फिर वही बात कि जब हम एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। तो मेंडल ने जिस प्लांट का इंतखाब किया, दैट पर्टिकुलर प्लांट वाज पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम, बहुत से लोग इसे सटाइवम भी बोलते हैं, वट एवर यू वांट टू अटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर द स्पेल। So this particular Pisum sativum or sativum, sativum I think more appropriate. So this particular Pisum sativum, it is basically the pea plant. अगर आप इस पिया को कोई नाम देना चाहें, जान के बोलना हो पिया ताकि याद रहे आपको, मटर, पी प्लांट। हम इस मटर की बात कर रहे हैं कि that particular Pisum sativum was deliberately selected by this scientist. So जाहिर है अगर उसकी सिलेक्शन एक्सीडेंटल नहीं थी बल्कि डेलिब्रेट थी, दानिस्ता तौर पे की गई थी, तो फिर उस पर्टिकुलर सोच या दानिस्त के पीछे जाहिर है कोई ना कोई सोच भी होगी। तो देखते हैं क्या हर उसने पाइसम सैटिवम को ही सिलेक्ट क्यों किया, तो उसकी ये वजूहात है। नंबर एक मेरे पास बात है हमारे स्टूडेंट्स कि दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वाज इजी टू कल्टीवेट। कल्टीवेट, इसका पौधा सख्त जान था, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता था, आसानी से ग्रो कर जाता था। और दूसरी बात है कि अगर वो किसी एनिमल को लेता तो डेफिनेटली एनिमल क्या करते, भाग जाते, उसको फीड टाइम पर देना पड़ती, उसके पानी का ख्याल रखना पड़ता। लेकिन उसने ऐसी किसी सरदर्दी को अपने सर नहीं लिया और उसने सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट का इंतखाब किया। ठीक है, तो प्लांट का इंतखाब इट वॉज क्वाइट डेलिब्रेट कि उसने एनिमल को सिलेक्ट क्यों नहीं किया। उसके बाद हम चलते हैं नंबर टू पे। नंबर टू पे ये था माय डियर स्टूडेंट्स कि इट हैड गॉट सेवन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रास्टिंग? ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको अंधा भी देख के पहचान ले, बीइंग वेरी इजी टू डिफरेंशिएट। ये मैंने वर्ड जान के बताया कि आपको याद रहे, जिसको हम आसानी से डिफरेंशिएट कर ले, आसानी से पहचान ले, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। फॉर एग्जांपल मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर में भी, उससे प्रीवियस लेक्चर में भी, कि हम एक टॉल को अगर कंपेयर करें एक डवाफ के साथ, तो वही बात है कि एक अंधा भी प्लांट को छू के बता सकता है कि ये पौधा ऊंचा और ये वाला पौधा नीचा है, राइट। तो जब ट्रेट्स बड़े वाज़िह दूसरे से मुख्तलिफ हों तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। जैसे मैंने बोला टॉल एंड डवाफ, अगली बार डेफिनेट अंधा नहीं देख सकता है। उनमें से क्या था, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट कैसा है येलो और एक ऐसा प्लांट कैसा है ग्रीन, लेकिन आप येलो ग्रीन में बहुत आसानी से फर्क कर रहे हैं। एक पौधे के बिल्कुल टॉप पे फूल ग्रो कर रही हैं और एक की सिर्फ ब्रांचेस पे फूल ग्रो कर रही हैं, तो आप लोग इसको बड़े आसानी से बड़े वाज़ेह तौर पे देख सकते हो। तो इन्हें हम बोलते हैं क्या, सेवन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग मीन बिल्कुल ऑपोजिट। लिख दिया इसमें से कुछ मैंने, बाकी आप लोगों की बुक के ऊपर प्रॉपर एक चार्ट बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, उस पर्टिकुलर टेबल को देखें और स्टडी करें कि मेंडल ने इसके अलावा और कौन कौन से ट्रेट लिए। फॉर एग्जांपल कि उसने सीड के बारे में कौन कौन से एट्रीब्यूट को स्टडी किया, उसने फ्लावर के बारे में किसी से एट्रीब्यूट को स्टडी किया, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो कंसल्ट द यू कैन से टेबल इन योर बुक। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। नेक्स्ट थिंग वाज इवन मोर इंपॉर्टेंट। वो मोर इंपॉर्टेंट क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट था इट हैज़ गॉट अ वेरी शॉर्ट जनरेशन टाइम। वेरी शॉर्ट जनरेशन टाइम। व्हाट इज मेंट बाय दिस फैक्ट? जनरेशन टाइम से मेरे पास क्या मुराद है? इससे मुराद मेरे पास ये है कि इसकी फसल बहुत ही कम वक्त में पक के तैयार हो जाती थी और आम तौर पे हमें एक साल में इसकी 2 नस्लें देखने को मिल जाती थी, राइट। यानी कि अगर मेंडल ने 11 साल इन प्लांट्स पे काम किया है तो ही कैन ऑब्जर्व इट्स 22 जनरेशंस। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर वो आम के दरख्त पर रिसर्च शुरू करता तो आपको पता है, कहा जाता है कि अगर आम का पौधा दादा लगाए तो उसका फल पोता खाता है, तो फिर जाहिर है क्या होता, जनरेशन टाइम बहुत बढ़ जाता। तो फिर मेंडल की लाइफ तो थी बहुत छोटी, तो इंस्टेड के मेंडल आम को पढ़ रहा होता, शायद आम मेंडल की जनरेशन पढ़ रहा होता। तो इसलिए उसने डेलिबरेटली सेलेक्ट किया एक ऐसा पौधा जिसका जनरेशन टाइम बहुत कम था और उसकी साल में हमें 2 जनरेशन मिल जाती थी। फर्दर माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात यह है
कि इसके अंदर जो एक सबसे यूनिक फीचर था वो ये था कि ये बिलोंग करता है फैमिली लेग्यूमिनोजी से। अब फैमिली लेग्यूमिनोजी में क्या प्रॉपर्टी होती है कि हम इन प्लांट्स को देखें तो ये क्या कर सकते हैं, ये आमतौर पे सेल्फ फर्टिलाइज होते हैं। कैसे होते हैं? सेल्फ फर्टिलाइज्ड। व्हेनेवर आई यूज टर्म सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब ये है कि इसकी अगर आप इस फूल की शेप को देखें तो इस वाले केस में एक बहुत बड़ी पेटल अपोज कर रही है 4 छोटी पेटल्स को और ये बंद रहता है। जब ये बंद रहेगा तो जाहिर है फिर क्या होगा, जो बाहर किसी और प्लांट के पोलन ग्रेन्स हैं वो इसके स्टिग्मा पे आके नहीं गिरेंगे, तो इसके अपने ही पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गिरेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही बात, राइट? तो ये सेल्फ फर्टिलाइज होता है, लेकिन लुक एट दिस, यू कैन से एनिमेशन, हम इसको खोल के इसको खुद से अपनी मर्जी से क्रॉस फर्टिलाइज भी करवा सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था। सो एंड इट कैन बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड, इट कैन बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड। यू गॉट द पॉइंट? तो ये वो फीचर्स थे कि जिनको माइंड में रखने के बाद मेंडल ने क्या सोचा कि इसी प्लांट को मेरा एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म होना है और इसके बाद उसने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। देखते हैं कैसे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हुई आप लोगों के साथ पी प्लांट की। पी प्लांट के ऊपर से मेरे एक्सपेरिमेंट किए। जब उसने देखा कि जब मैं क्रॉस कराता हूं तो रिजल्ट्स यूनिफॉर्म नहीं आ रहे, तो उसने सबसे पहले ये सोचा कि मुझे इन ऑर्गेनिजम्स की ट्रू ब्रीड बनानी चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप था। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं कि व्हाट इज बेसिकली अ ट्रू ब्रीड। सबसे पहला काम ये था लॉज को बनाने में कि उसने ट्रू ब्रीड्स प्रोड्यूस की। नाउ व्हाट इज मेंट बाय अ ट्रू ब्रीड? एन ऑर्गेनिज्म that always yield organism of its type, or organism that always produce progeny of its own type, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीड। मिसाल के तौर पे कि अगर मेरे पास एक टॉल प्लांट है तो मैं इसको जब भी क्रॉस कराऊं तो इससे हमेशा एक टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस हो, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रू ब्रीड है। मैं जब भी 2 टॉल प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराऊं तो कभी भी डवार्फ प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, उसके रिजल्ट में हमेशा टॉल ही प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम इसे क्या बोलते हैं कि एक ट्रू ब्रीड ऑर्गेनिज्म है। सिमिलरली अगर मैं एक डवार्फ प्लांट को क्रॉस कराऊं तो उससे हमेशा एक डवार्फ प्लांट ही प्रोड्यूस हो, तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक ट्रू ब्रीड। उसने एक और चीज का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा, और वो और चीज क्या थी मेरे स्टूडेंट? सब्र। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसने सब्र का मुजाहिरा किया और उसने एक वक्त में 1 कैरेक्टर पर टाइम, उसने एक वक्त में एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया। अगर वो 2-3 कैरेक्टर्स को इंटरमिक्स करके स्टडी करता तो वो कभी भी इस रूल के ऊपर या लॉ के ऊपर नहीं पहुंच सकता जो उसने बताई। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? इसके बारे में बहुत सी बातें मैं आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूं। उसने बोला कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो ऑलवेज अपीयर इन ऑल जनरेशन, ऑलवेज अपीयर इन ऑल जनरेशन, सब जनरेशंस में अपीयर होगा। इट इज इंपॉर्टेंट। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस था कि अगर कोई ट्रेट डोमिनेंट है तो वो अपने आप को हर नस्ल में जाहिर करेगा। और आपको ये वाली बात भी याद है, मैंने कुछ और फीचर में बताए थे कि इट विल मास्क, ये छुपा देगा किसको? अफेक्ट ऑफ इट्स काउंटर जीन मीन रिसेसिव जीन। तो क्या होगा? इट मास्क, ये छुपा देता है इफेक्ट ऑफ इट्स काउंटर जीन। काउंटर जीन कौन सा है मेरे पास? रिसेसिव जीन। काउंटर जीन और रिसेसिव जीन। कैसे यहां तक पहुंचा माय डियर स्टूडेंट्स? क्रॉस आके देखते हैं। क्रॉस कराने के लिए क्या जरूरी है
कि मैं अपनी रिसर्च को, अपने लेक्चर को, अपनी जेनेटिक स्टडी को किसी चीज़ से स्टडी करूं, किसी चीज़ से शुरू करूं, एंड दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड एज P1। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले P1 लिखेंगे, राइट। आपको याद है कि अगर मैं P1 स्टडी करूंगा तो मैं उसकी सबसे पहले क्या स्टडी करूंगा, फिनोटाइप। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे P1 फिनोटाइप, और फिनोटाइप ऑफ P1 एक ही बात। अब उसने क्या करना है, एक वक्त में एक एक्टर स्टडी करना है। उसने लिया टॉल ऑर्गेनिज्म, और कैसा होना चाहिए टॉल, ट्रू ब्रीड। ये एक ट्रू ब्रीडिंग क्या था, टॉल, उसको क्रॉस कराया एक ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म के साथ, राइट। मैंने क्या बोला कि मेंडल में सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि वो सब्र करने वाला इंसान था, तो उसने एक वक्त में एक एक्टर स्टडी किया। दूसरी खूबी उसमें क्या थी, क्योंकि मैथमेटिशियन और स्टैटिशियन था, वो अपने काम को बड़े ढंग से, बड़े सलीके से कर रहा था। उसने क्या किया, उसने जब भी क्रॉस किया तो सबसे पहले उसने P1 लिखा और उसके साथ फिनोटाइप लिखी। सबसे पहले यही काम किया। जिस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है उसकी सबसे पहले फिनोटाइप लिखी, और हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो किया। जिन लोगों की जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं होता वो कभी किसी मंजिल पर नहीं पहुंचा करते। किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। तो हम बात यहाँ कर रहे हैं कि उसने डिसिप्लिन्ड वे में हमेशा क्रॉस को P1 से स्टार्ट किया और लिखा क्या, साथ उसकी फिनोटाइप। यू नो वेरी वेल फिनोटाइप क्या होती है, उसकी अपीयरेंस। तो टॉल ट्रू ब्रीड को उसने क्रॉस कराया ड्वार्फ ट्रू ब्रीड के साथ, और ये क्या थी, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। फिर उसने क्या किया, इसी P1 की लिखी जीनोटाइप। एंड वेन एवर वी वॉन्ट टू राइट जीनोटाइप, तो फिर क्या होगा, मुझे इसकी जीन्स को लिखना है। हाउ वी कैन राइट द जीन्स। पहली बात माय डियर स्टूडेंट्स ये रखी उसने कि उसने डोमिनेंट रेट को हमेशा लेफ्ट पे रखा। मैं बोल रहा हूं डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने डोमिनेंट रेट को हमेशा लेफ्ट पे रखा, राइट। और इस पर्टिकुलर डोमिनेंट रेट का जो पहला वर्ड था उससे लेकर 2 मरतबा लिखा। फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड क्या है, कैपिटल टी, तो उसे लिखा कैपिटल टी कैपिटल टी। अब आप समझदार हो गए, आपको पता है कि ये कैपिटल टी क्यों लिखा है, क्योंकि ये ट्रू ब्रीड है, और इसको अपने फादर से भी कैपिटल टी मिला हुआ है और अपनी मदर से भी कैपिटल टी मिला हुआ है। देयरफॉर इट इज होमोजाइगस, देयरफॉर इट इज ट्रू ब्रीड, राइट। इसको अपने क्रॉस कैसे कराना है, डेफिनेटली ड्वार्फ के साथ, तो वो भी क्या होना चाहिए, ट्रू ब्रीड, और होना चाहिए जाहिर है लोअर केस लेटर में लिखना चाहिए, बिकॉज ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव चीज को राइट पे लिखा और रिसेसिव चीज को छोटे लेटर से लिखा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले उसे लिखा फिनोटाइप। जब उसे फिनोटाइप लिखी तो डोमिनेंट ट्रेट को लेफ्ट पे लिखा और रिसेसिव ट्रेट को राइट पे लिखा, एक बात। दूसरी बात कि जब वो जीनोटाइप लिखनी थी तो उसने पहले लेटर को 2 मरतबा लिखा, यानी कि उसे ये वाला एलेल फादर से मिला और ये वाला एलेल मदर से मिला, तो इट वाज ट्रू ब्रीड, देयरफॉर इट इज कैपिटल टी। वो क्रॉस करा रहा है स्मॉल टी के साथ, दैट इज ऑफ कोर्स रिसेसिव पार्टनर। जब उसने क्रॉस कराया तो क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए था, आपको याद है मैंने क्या बोला था कि ये उसका क्रॉस या मैरिज लाइन है, तो यहाँ पर ये मैरिज ही चल रही है बेसिकली उनकी। दे विल कॉन्ट्रीब्यूट बाई मीन्स ऑफ देयर गैमेट्स, तो इसका गैमेट क्या होगा, ऑफ कोर्स प्रोलॉन्ग, वो कैसा बनेगा, माय डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल टी। एंड एनीबॉडी इन द क्लास, एक्सीलेंट, वेरी गुड क्लास, दैट इज सर्कल। 2 का हाफ क्या है, सिंगल टी, और उसके बाहर क्या है, सर्कल। इसका क्या मतलब है, ये इस टॉल ऑर्गेनिज्म का गैमेट है, तो मुझे लिखना चाहिए कि ये P1 का गैमेट है। So what should be the gamete of other parent? Of course, small t and circle, right? तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में मिलेगा तो रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, जाहिर है एक अदद F1, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। आप लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर कि दिस इज F1। फिर बोल रहा हूं लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी था, इसी चीज को उसने अपने रिजल्ट में भी फॉलो किया। रिजल्ट में क्या फॉलो किया गया कि जब मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने फिनोटाइप पहले लिखी थी, जीनोटाइप बाद में लिखी थी। यहाँ पर भी यही कर रहा हूँ, रिजल्ट में भी फिनोटाइप पहले लिख रहा हूँ, जीनोटाइप बाद में लिखूंगा। तो रिजल्ट किसका है, F1 का। आप लिखेंगे कि रिजल्ट F1 का लिखा जा रहा है, P1 का नहीं। P1 के बारे में तो हम जानते हैं कि वो टॉल थे और ड्वार्फ थे, तो मैं लिख रहा हूँ F1 का रिजल्ट। कौन सा वाला, पहले फिनोटाइप,
पहले कौन सा लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, फिनोटाइप। तो क्या बनेगा, लुक एट दिस, although you are biologist but you must know the language of statistics because कि ही बेसिकली वो एक स्टैटिस्टिशियन था। वो क्या बोल रहा है, बात को जरा गौर से सुनिए। उसने देखा कि जब मैं टॉल ऑर्गेनिज्म को ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म से क्रॉस कराता हूं तो जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं, जितने भी, चाहे वो 10 थे, चाहे वो 50 हैं, चाहे वो 100 हैं, चाहे वो 400 हैं, व्हाटएवर, जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हुए सारे के सारे टॉल थे। यानी कि उसमें सिर्फ एक ही किस्म के, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, उसमें सिर्फ एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए थे। तो मैंने लिख दिया कि फिनोटिपिकली दे आर 100%, यानी कि मीन सारे के सारे कैसे हैं, टॉल। ये लिख दी क्या मैंने, उसकी फिनोटाइप। अब मैं लिखूंगा कि F1 की जीनोटाइप कैसी है, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ F1। तो आंसर इज वेरी सिंपल, अगेन सारे के सारे पौधे क्रॉस बता रहे हैं कि एक ही तरह के हैं। यहां पे दो तरह के पौधे प्रोड्यूस नहीं हुए, एक ही तरह की नजर आ रही हैं। तो हमने लिखा 100%, 100% क्या होने चाहिए, टॉल या ड्वार्फ। तो यू नो वेरी वेल कि हमने भी डिस्कस किया था कि डोमिनेंट ट्रेट अपने रिसेसिव ट्रेट को छुपा देता है, मास्क कर देता है। तो नजर कैसा आएगा, टॉल, बिकॉज दिस कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, because this capital T is dominant over small t, तो capital T will show itself and it will mask the effect of small t। तो नजर आएगा tall, 100% tall। कैसा, ब्रैकेट में लिखेंगे heterozygous। कैसा लिखेंगे हम लोग, heterozygous, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम इस क्रॉस को फर्दर कंटिन्यू करें, यानी कि मैं इसकी एक जनरेशन और स्टडी करूं, तो क्या रिजल्ट आता है। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट हाफ ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे F1 की। F1 मेरे पास क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और मैंने इसको कैपिटल टी स्मॉल टी से ही क्रॉस करना है। मैं लिखूंगा प्रॉपर, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, F1 इंटू F1 लिखेंगे। मैं क्या करवा रहा हूं, आप बताएंगे कि ये वही कैपिटल टी स्मॉल टी है जो आपको F1 से हासिल हुआ था। तो आप F1 का F1 से क्रॉस करा रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग, अब बनाएंगे गैमेट्स। क्या बनाएंगे हम लोग, गैमेट्स, बिकॉज कि इसकी फिनोटाइप और जीनोटाइप में पहले लिख चुका हूं, कहां, F1 के रिजल्ट में। तो बार बार लिखने की जरूरत कोई नहीं। आप क्या करेंगे, सिंपल इस तरह लिखेंगे गैमेट्स। तो बनाएंगे आप लोग गैमेट्स ऑफ F1, गैमेट्स of F1। I need some rough area। तो मैं यहां पे एक लाइन लगाता हूं आपको बात समझाने के लिए। Look at this, look at this my dear students। अगर आप लोगों के पास कैपिटल टी था, राइट, या आप लोगों के पास स्मॉल टी था, तो चूंकि इसके दोनों जीज एक जैसे हैं, तो मैं इसमें से ये लिख दूं, या मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दूं, नो डिफरेंस एट ऑल। अगर चाहे यहां पे दो कैपिटल टी प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन वो एक ही तरह के हैं, तो इसलिए मुझे दो लिखने की जरूरत नहीं थी। मैंने इन दोनों को एक ही टी से शो कर दिया। यानी कि यहां पे जितने भी गैमेट्स बनेंगे सारे कैपिटल टी सर्कल तरह के होंगे, और यहां पे जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो सारे स्मॉल टी सर्कल की तरह के होंगे। नो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं कर रहा मैं आप लोगों के साथ, कि जब सारे के सारे जीन्स एक ही तरह के होंगे तो हम एक ही लफ्ज से उसको शो कर सकते हैं, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। यहां पे ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस नहीं है, ये ट्रू ब्रीड नहीं है, बल्कि ये हाइब्रिड है, ये हेट्रोजाइगस है। अब मुझे अगर इसको पूरा रिप्रेजेंट करना है तो मुझे दो तरह के गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। आइए बना के देखते हैं किस तरीके से। जाहिर है मियोसिस होती है, आपने पढ़ रखा है, एक क्रोमोसोम इस तरफ से आ जाएगा, एक क्रोमोसोम इस तरफ मूव कर जाएगा। तो जब क्रोमोसोम डिवाइड होंगे तो कैपिटल टी एक गैमेट में चला जाएगा, ये वाला फॉर एग्जांपल, और स्मॉल टी इस गैमेट में चला जाएगा। जाहिर है इट इज द गेन ऑफ मायोसिस। मायोसिस में ऐसा ही होता है कि क्रोमोसोम आधे आधे हो जाते हैं, वही यहां पर हुआ। जब ये वाला सेल डिवाइड होगा
तो एक सेल में कैपिटल टी जाएगा, यानी कि एक तरह के गैमीट में कैपिटल टी जाएगा और दूसरी तरह के गैमीट में स्मॉल टी जाएगा। सेम विल हैपन ओवर हियर कि यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, कैपिटल टी एक सर्कल में चला जाएगा और स्मॉल टी दूसरे सर्कल में चला जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म में एक तरह के गैमीट नहीं बन सकते। हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म में या हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स ज्यादा तरह के बनते। जितनी ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन होगी उतनी ज्यादा किस्म के गैमीट प्रोड्यूस होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और पते की बात है। अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, कि अब इनको आपस में मिलाएंगे, क्रॉस चल रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, इनकी क्रॉस कराएंगे, मिलाएंगे इनको। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किस किस से कैसे मिल सकता है? हम मिला सकते हैं इसको ऐसे कि मैं 1 को 1 से मिलाऊं और 1 के नीचे लिख दूं, क्या बनेगा, कैपिटल टी लिखते हैं प्रॉपर कलर कोड के साथ, समथिंग लाइक इट, कि ये वाला कैपिटल टी कहां से है और ये वाला कैपिटल टी कहां से आया है, राइट। दिस कैपिटल टी फ्रॉम दिस पेरेंट एंड दिस कैपिटल टी फ्रॉम दिस पेरेंट, राइट। नाउ व्हाट इज द सेकंड चांस? सेकंड चांस इज दिस वन, कि मैं इस 1 को 2 से मिलाऊं और 2 के नीचे लिखूं, 1 को 2 से मिलाऊं और 2 के नीचे लिखूं, तो क्या बनेगा, अगेन स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी, यही बनेगा मेरे पास। अब हमने एक को 1 से भी मिला लिया है और एक को 2 से भी मिला लिया है, एक को 1 से भी मिला लिया और एक को 2 से भी मिला लिया, अभी 2 वैसे ही पड़ा हुआ। व्हाट इज द अदर चांस, व्हाट इज द अदर प्रोबेबिलिटी? चांस मेरे पास ये है कि अब मैं इस स्मॉल टी को इससे मिलाऊं और 3 के नीचे लिखूं, 2 को 1 से मिलाऊं और 3 के नीचे लिखूं, तो क्या बनेगा, जाहिर है कैपिटल टी एंड अगेन स्मॉल टी। हम अदब करने वाले लोग हैं माय डियर स्टूडेंट्स, बात है पते की, हम अदब करने वाले लोग हैं, हम बड़े को हमेशा पहले और छोटे को बाद में लिखते हैं, राइट। बात समझ रही है आप लोगों को? तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, बट द सोर्स इज डिफरेंट, यू नो वेरी वेल। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि हम इस स्मॉल टी को इस स्मॉल टी से मिलाएंगे और चौथे नीचे लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी। What is this? These are 4 different types of progeny or descendants from F1 and you know very well, हमने previous lecture में देखा था कि जो F1 के descendants होते हैं they are called as F2 और it is a second serial generation. This is F2, ये F1 के बच्चे हैं, F1 की दूसरी अयाली नस्ल है, तो हम क्या बोलेंगे, F2 second serial generation. We have obtained F2 and we have to describe the results. Results लिखते हैं आप लोगों के लिए, what is the result? ये किसका रिजल्ट है, F1 का? तो definitely not, it is F2, result of F2। आदत से मजबूर पहले क्या लिखेंगे और डिसिप्लिन से मजबूर पहले लिखेंगे हम लोग फिनोटाइप। एक्सीलेंट, हम लिखेंगे सबसे पहले फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म मुझे कैसा नजर आएगा। लुक एट दिस, हम लेफ्ट से रिजल्ट स्टार्ट करते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं रिजल्ट को। तो कैपिटल टी मौजूद है ना, कैपिटल टी मौजूद है तो क्या होगा, टॉल। तो जो मेरे पास पहला ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, टॉल। क्या दूसरे में कैपिटल टी है, तो जाहिर है ये भी टॉल होगा, ये भी क्या होगा स्टूडेंट मेरे पास, टॉल। व्हाई, बिकॉज इट इज लाइक इट्स पेरेंट्स, और पेरेंट्स कैसे थे, कैपिटल टी की वजह से टॉल, और स्मॉल टी अपने को शो नहीं कर सका। जब स्मॉल टी अपने को शो नहीं करेगा तो क्या नजर आएगा, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या था, टॉल, तो दूसरा भी क्या हो गया, टॉल। तीसरे के बारे में क्या ख्याल है, जाहिर है वो भी टॉल। तो टॉल कितने हो गए, 1 2 3, तो टॉल हो गए माय डियर स्टूडेंट्स कितने, 3। और इसके रेशियो क्या है, सिर्फ एक डवार्फ, स्मॉल टी। आपको याद होगा कि रिसेसिव कैरेक्टर्स can express themselves only in paired form because this recessive trait cannot show itself in the presence of dominant gene. ये तो अपने आप को इसकी मौजूदगी में जाहिर करवा ही नहीं सकता, तो फिर ये कब जाहिर होगा, जब ये जोड़े की फॉर्म में होगा। तो मेरे पास जो डवार्फ ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितनी हैं, सिर्फ और सिर्फ 1। तो 3 टॉल और 1 डवार्फ की रेशियो होगी। बात यह है कि ये वाला साइंटिस्ट मीन जॉन ग्रेगर मेंडल वो चीज़ों को आपस में मिला रहा था, लेकिन उस ज़माने के जो लोग थे वो पहले से ही हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को जानते थे कि हम कैसे सिलेक्टिव कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसको
एम्पलीफाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वो समझ रहे थे कि मेंडल सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन करवा रहा है, कुछ भी नहीं करवा रहा। हालांकि जैसे मैंने बोला था पहले लेक्चर में, गालिब का शेर मैंने बोला था कि यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे उनको दिलाओ जुला दे मुझको जुबा। और तो गालिब की सॉरी जॉन हैकर मेंडल की अपनी एक ज़बान थी, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जो बात जॉन हैकर मेंडल कहना चाह रहा था वो उसके हम असर बायोलॉजिस्टों को समझ ही नहीं आ रही थी, या उसको एक्सेप्ट करने पर राजी ही नहीं थे। तो उसने बोला कि जब भी आप दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के हाइब्रिड्स को जब भी आप दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के हाइब्रिड्स को आपस में मिलाओगे, किस में, F1 में, तो वो F2 में 3:1 की फॉर्म में सेपरेट होंगे इन द टर्म्स ऑफ फिनोटाइप। तो फिनोटाइपिक रिजल्ट हमेशा 3 डोमिनेंट टू 1 रिसेसिव आएगा, राइट। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे टॉल की बजाय कलर ले देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल येलो, और फॉर एग्जाम्पल येलो डोमिनेंट है ग्रीन पर, तो क्या होगा, यहाँ पे 3 येलो प्रोड्यूस होंगे और 1 ग्रीन प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ फ्लावर पोजीशन की, तो फ्लावर कैसा है, जो एपिक्स में ग्रो करता है वो डोमिनेंट, जो साइड वाली ब्रांच में निकलता है वो रिसेसिव। तो क्या होगा, यहाँ पे एपिकल प्रोड्यूस होंगे 3 और साइड ब्रांच पे ग्रो करेंगे 1। तो उसने कहा कि अगर आप दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को क्रॉस कराओगे, कब, F1 में, कि जब वो हाइब्रिड हों, जब वो ट्रू ब्रीड ना हो, तो फिर क्या होगा कि उनसे प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म हमेशा 3:1 से अपीयर होंगे। ये बात किसके बारे में, कि फिनोटाइप के बारे में। अब हम देखते हैं कि व्हाट अबाउट जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, व्हाट इज मेंट बाय जीनोटाइप, मींस टाइप्स ऑफ जीन्स। नाउ इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लुक एट दिस, ये ऑर्गेनिज्म मेरे पास टॉल है, ये ऑर्गेनिज्म भी मेरे पास टॉल है। क्या ये दोनों सेम हैं? क्या कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी जीन्स के एतबार से सेम है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसके पास दोनों एलील्स सेम हैं और इसके पास दोनों एलील्स कैसे हैं, डिफरेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला ऑर्गेनिज्म इस जैसा नहीं है। हाँ, ये दोनों एक जैसे हैं, बिकॉज दोनों के पास कैपिटल टी स्मॉल टी है। ऑल दो सोर्सेज आर डिफरेंट, लेकिन ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। हम लिखेंगे क्या, अगेन रिजल्ट को यहां से शुरू करेंगे। तो पहले क्या है, कैपिटल टी में क्या लिखूंगा, वर्ड होमोजाइगस। तो पहला ऑर्गेनिज्म क्या है, होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस टॉल कितनी है मेरे पास, 1। इसकी बात खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। ये पहले की बात थी, नंबर 2 की दूसरी की बात करें। क्या ये होमोजाइगस टॉल है? तो आंसर इज नो। ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल। तो लिख रहा हूं मैं हेट्रोजाइगस टॉल। कितने हैं, 1 and 2। ये दोनों के दोनों, ये दोनों मीन्स दीज टू, they have got 2 different alleles, capital T small t, therefore they are 2 in number। तो लिखेंगे 1:2। अगला क्या है, it is homozygous dwarf। you know, अगर मैं dwarf की बात करूं और मैं साथ homozygous ना भी लिखूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि dwarf हमेशा पेयर्ड फॉर्म में, होमोजाइगस फॉर्म में ही अपेयर होता है। तो आप लिख सकते हैं सिंपली यहाँ पे dwarf, या लिख दी होमोजाइगस dwarf, फर्क नहीं पड़ता, लिख दे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन कॉमन सेंस है कि dwarf होगा ही क्या, होमोजाइगस। वो कितने हैं, 1, राइट। तो रिजल्ट क्या बनेगा मेरे पास, वो होगा स्टूडेंट्स 1:2:1। 1:2:1। 1 stands for homozygous tall, 2 for heterozygous tall, 1 for homozygous dwarf, राइट। तो आपने देखा मुझे स्टूडेंट्स कि अगर मैंने अब तक उसकी 3 जनरेशन स्टडी की है मैंने, तो टॉल का करेक्टर P1 में भी था, F1 में भी था, F2 में भी है। आप इसकी 10 नस्लें स्टडी कर लें, डोमिनेंट रेट हर नस्ल में अपीयर होगा। इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। कि आप लोग किसी डोमिनेंट कैरेक्टर की 100 नस्ल की स्टडी कर लें, डोमिनेंट कैरेक्टर हर नस्ल में अपीयर होगा। और डोमिनेंट रेट वो होती है, पहली बात, जो हर नस्ल में अपीयर हो,
नंबर 2, अगर एब्सोल्यूट डोमिनेंट है तो वो अपने रिसेसिव जीन को कभी अपीयर नहीं होने देगी। नंबर 3, डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म या डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलील चाहे होमोजाइगस फॉर्म में हो या हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो, मींस उसकी 2 कॉपीज हो या वो सिर्फ एक ही एलील प्रेजेंट है, वो अपने आप को 100% शो करवा सकती है। ठीक है, सो दैट्स इट विद टुडेज लेक्चर। कल हम आप लोगों के साथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ डिटेल डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। फिर मैं बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की मंजिल पे पहुंचने के लिए लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप किसी भी क्रॉस को कराने के लिए पहली मरतबा P1 फिनोटाइप इस्तेमाल करें, राइट। नंबर 2 पे आप P1 की जीनोटाइप लिखें। नंबर 3 पे आप लोग उसके गैमेट्स लिखें। गैमेट्स आप जब भी लिखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम शुड बी हाफ और उसके बाइसर्कल होना चाहिए, राइट। जब आप इसको मिलाएंगे तो आप लोगों के पास F1 वो जनरेशन आ गई है, वो गैमेट नहीं है। तो F1 के बाहर कभी सर्कल ना लगाएं, बिकॉज आप जनरेशन हो, आप एक गैमेट नहीं हो। यू आर अ जनरेशन ऑफ योर पेरेंट्स, यू आर नॉट अ गैमेट। आपके भाई में सर्कल नहीं लगा सकता। जो हमें बनाने वाली चीज से मीन स्पर्म्स या एग, उनके बाहर सर्कल होना जरूरी है, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ थे, आप में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं है, राइट। तो जहां से हम लोग जेनेटिक्स रिसर्च को शुरू करेंगे दैट इज कॉल्ड एज P1। तो जब हम P1 के गैमेट्स को आपस में मिलाएंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, F1। आपने डिसिप्लिन्ड वे में F1 को लेबल करना है, फिर आपने F1 के रिजल्ट डिस्कस करने हैं। जैसे आपने पहले फिनोटाइप पहले लिखा था, जीनोटाइप बाद में लिखा था, अब भी रिजल्ट्स में भी फिनोटाइप पहले लिखेंगे, जीनोटाइप बाद में लिखेंगे। फिर आप F1 को F1 से क्रॉस कराएंगे तो आप लोगों के पास जो आउटकम आएगा इट विल बी द F2। और F2 को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, F1 के गैमेट्स बताने पड़ेंगे। यहाँ की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप लोगों ने होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म के गैमेट बनानी है तो एक ही सब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हेटेरोजाइगोसिटी में ऐसा नहीं होता। जब ऑर्गेनिज्म हेटेरोजाइगस है या हाइब्रिड है तो आपके पास जितनी टाइप के जीन्स होंगे आपको उतनी ही टाइप से गैमेट्स बनाना पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास 2 टाइप से जीन्स है तो मैं 2 किस्म के गैमेट्स बनाई हैं। हम गैमेट्स कैसे बनाते हैं उसके लिए भी इंशाल्लाह आपसे कल डिस्कस करेंगे। इन सारी बातों को अपने माइंड में रखें और सिर्फ यही नहीं, डिसिप्लिन को जिंदगी का हिस्सा भी बनाएं और अल्लाह ताला आपको इसकी सलाहियत भी दे। इस बात के साथ हम लेक्चर करते हैं इख्तिताम और चाहते हैं कि आप अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें और उनको जरूर अपनी दुआ में शामिल रखें। विद दिस ब्यूटीफुल स्टेटमेंट आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।